13 जून की तारीख कैलेंडर पर नोट कर लीजिए, क्योंकि दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया है। शुक्रवार की सुबह जब दुनिया सोकर उठी तो मिडिल ईस्ट में भूचाल आ चुका था। खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर एक भयानक हमला कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसका मकसद था ईरान के एटमी ख्वाब को चकनाचूर करना। लेकिन दोस्तों, मोसाद की वो कौन सी सीक्रेट प्लानिंग थी जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया? ईरान के घर में घुसकर उसके टॉप कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को एक झटके में कैसे ठिकाने लगा दिया? इजराइल की इस एयर स्ट्राइक का भारत से क्या कनेक्शन क्या है? कैसे इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाही मचा दी? दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्क देखते रह गए और अकेला इजराइल ईरान को ठोक कर चला गया। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको हिलाकर रख देंगे। आज हम इस ऑपरेशन की हर कहानी परत दर परत खोलेंगे कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें ईरान बुरी तरह फंस गया। ये कहानी है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में आग लगा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि हाँ, ये हमने किया है और ये तो बस शुरुआत है। IDF ने साफ साफ कहा कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद से मिली सटीक इंटेलिजेंस के बाद ही ये हमला किया गया। निशाना सिर्फ और सिर्फ वो जगहें थीं जहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था और इजराइल के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। जब बात इजराइल की इंटेलिजेंस की आती है तो दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, मोसाद। दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी। मोसाद का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, चाहे हमास के कमांडरों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालना हो या फिर ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइलें उड़ा लानी हो। मोसाद के एजेंट अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। इस हमले की नींव महीनों पहले रखी जा चुकी थी। मोसाद के घोस्ट एजेंट्स ईरान के अंदर सालों से एक्टिव थे। वो ईरान की हवा में सांस ले रहे थे, उनकी गलियों में घूम रहे थे और उनके सिस्टम में अपनी पैठ बना चुके थे। यरूशलेम टाइम्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि मोसाद को पक्की खबर मिली थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ईरान चोरी छुपे हजारों किलोग्राम यूरेनियम को एनरिच कर चुका था। अंडरग्राउंड बंकरों में एटॉमिक फिजन के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मोसाद ने IDF को जो रिपोर्ट दी वो होश उड़ा देने वाली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों में 15 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, 15 एटम बम। सोचिए, अगर ये ईरान के हाथ लग जाते तो क्या होता? इजराइल का नामो निशान मिटाने की कस्में खाने वाला ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता था। इजराइल के पास अब इंतजार करने का वक्त नहीं था। IDF ने कहा कि हमारे पास ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को अंजाम देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर वो रात आई। ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले ईरान पर एक जबरदस्त साइबर अटैक हुआ। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं थी, ये मोसाद के साइबर वॉरियर्स का काम था। ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, उसके रडार, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ एक झटके में अंधा, बहरा और गूंगा हो गया। ईरान को पता ही नहीं चला कि उसके आसमान में मौत मंडरा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम के जाम होते ही इजरायली फाइटर जेट्स का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ा। ये जेट्स ईरान के आसमान में ऐसे दाखिल हुए जैसे कोई अपने घर के आंगन में टहल रहा हो। उनका टारगेट पहले से फिक्स था। मोसाद ने एक एक टारगेट की लोकेशन, उसकी तस्वीरें और वहां मौजूद लोगों की पूरी कुंडली IDF को सौंप दी थी। पहला निशाना बना नतांज का न्यूक्लियर प्लांट, ईरान के एटमी प्रोग्राम का दिल। कुछ ही मिनटों में ये प्लांट आग के गोलों में तब्दील हो गया। ईरान का बरसों का सपना और अरबों डॉलर की मेहनत खाक में मिल चुकी थी। लेकिन मोसाद का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। नतांज को तबाह करने के साथ ही एक एक करके ईरान के टॉप कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी तेहरान में अपने आलीशान अपार्टमेंट में मौजूद थे। एक पिन पॉइंट मिसाइल ने सीधे उनके अपार्टमेंट को हिट किया। खत्म। अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद एक और हमले में ढेर हो गए। और तो और ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी के भी इस हमले में मारे जाने की खबरें आ रही हैं। ये सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप पर हमला नहीं था, ये ईरान के दिमाग पर हमला था। ईरान के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर फेरेयदून अब्बासी
और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरांची, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के असली ब्रेन थे, उन्हें भी उनके ठिकानों पर ही निशाना बनाया गया। इन दोनों की मौत ईरान के लिए एक ऐसा झटका है जिससे उबरने में उसे दशकों लग जाएंगे। इनके अलावा शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी के कई टॉप प्रोफेसर और साइंटिस्ट जो इस प्रोग्राम से जुड़े थे, उन्हें भी चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इजराइल ने एक ही रात में ईरान की मिलिट्री और साइंटिफिक लीडरशिप की कमर तोड़कर रख दी थी। ये पहली बार नहीं था कि मोसाद ने ईरान को उसके घर में घुसकर मारा हो। पूरी दुनिया 2012 का वो वाकया आज भी नहीं भूली है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन अपनी कार से जा रहे थे। ट्रैफिक के बीच एक मोटरसाइकिल उनकी कार के बगल से गुजरी और एक मैग्नेटिक बम उनकी कार पर चिपका दिया। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और ईरान का टॉप साइंटिस्ट वहीं ढेर हो गया। ये मोसाद का क्लासिक स्टाइल था और कौन भूल सकता है 2018 का वो ऑपरेशन जब मोसाद के एजेंट तेहरान के एक खुफिया ठिकाने में घुसे और सिर्फ 6 घंटे के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े 50,000 पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स उड़ा ले गए। ईरान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां हाथ मलती रह गईं। मोसाद ने सिर्फ हमले ही नहीं किए बल्कि ईरान के प्रोग्राम को अंदर से खोखला भी किया। मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजराइल सीक्रेट सर्विस नाम की किताब में खुलासा हुआ था कि कैसे मोसाद ने यूरोप में नकली कंपनियां बनाई और ईरान को खराब क्वालिटी के इक्विपमेंट बेच दिए, जिससे ईरान के लाखों डॉलर के सेंट्रीफ्यूज कबाड़ में बदल गए। इजराइल जब मारता है तो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दुश्मन की आत्मा पर चोट करता है। वो उसे अंदर से तोड़ देता है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने ये सब अकेले किया? एक महीने पहले ही अप्रैल 2025 में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले का एक सीक्रेट प्लान बनाया था। इस प्लान में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर जेट्स का इस्तेमाल होना था, जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा सकते थे। उस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड THAAD जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि ये हमला तब नहीं हुआ, लेकिन अब हुए इस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या ये उसी पुराने प्लान का नया वर्जन था? क्या पर्दे के पीछे से अमेरिका इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा था? ये वो सवाल है जिसका जवाब व्हाइट हाउस कभी नहीं देगा, लेकिन दुनिया जानती है कि बिना सुपर पावर की हरी झंडी के इतना बड़ा ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इजराइल के बहुत से वेपन्स ने तगड़ा काम किया था। इजराइल हर खोज खबर ले रहा था कि भारत को बड़ी कामयाबी कैसे मिली, और यही सब उसने ईरान पर हुए हमले का ब्लूप्रिंट बनाने में काम लिया। अब इजराइल ने अपना काम कर दिया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है। उसकी मिलिट्री लीडरशिप सदमे में है। उसके साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। ईरान इस वक्त एक जिकी हाशमी शेर की तरह है जो बौखलाया हुआ है लेकिन कमजोर भी पड़ चुका है। पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिकी हैं। क्या ये एक फुल स्केल वॉर की शुरुआत है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। मोसाद ने इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ईरान के टॉप सीक्रेट ठिकानों को कैसे निशाना बनाया? ईरान के इतने बड़े बड़े कमांडर और साइंटिस्ट कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इसकी जानकारी मोसाद तक पहुंची कैसे? क्या ईरान के अंदर ही कोई बहुत बड़ा गद्दार बैठा है? कोई ऐसा शख्स जो ईरान की टॉप लीडरशिप में शामिल है और मोसाद के लिए काम कर रहा है? क्या ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान के किसी अपने की ही मेहरबानी से कामयाब हुआ? ये वो राज है जो ईरान को अंदर ही अंदर खाए जाएगा। उसे अब अपने हर जनरल, हर साइंटिस्ट और हर अफसर पर शक होगा। मोसाद ने सिर्फ ईरान पर बम नहीं गिराए हैं बल्कि उसके पूरे सिस्टम में शक और अविश्वास का जहर घोल दिया है, और यही मोसाद की सबसे बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।